आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं भारतीय जलवायु। और भारतीय जलवायु में आज हम लोग जो पढ़ेंगे जो चैप्टर वो होगा उत्तरी पूर्वी मानसून। शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि में उत्तरी पूर्वी मानसून के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो जाड़े, एक एक चीजों को मैं बोलते जाऊंगा, आप नोट करते जाइएगा। जाड़े के मौसम में दो कारणों से वर्षा होती है, मैंने पहले ही बताया है। जाड़े के मौसम में दो कारणों से वर्षा होती है। पहला कारण यह है पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, और दूसरा कारण है उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून। पहला है पश्चिमी विक्षोभ और दूसरा है उत्तरी पूर्वी मानसून। ये दो कारणों से जाड़े के ऋतु में वर्षा होती है। हम लोग पश्चिमी विक्षोभ के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तरी पूर्वी मानसून के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डालिए उत्तरी पूर्वी मानसून। देखिए, उत्तरी पूर्वी मानसून है क्या? उत्तरी पूर्वी मानसून क्या है? थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि जैसे पश्चिमी विक्षोभ, जो पश्चिमी विक्षोभ है एक शीतोष्ण चक्रवात है जो भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर भारत में प्रवेश करता है और पछुआ जेट की मदद से वो भारत में आता है। भारत में आने के बाद पश्चिमोत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों, ध्यान रखिएगा, पश्चिमोत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों एवं पश्चिमोत्तर भारत के मैदानी राज्यों में वर्षा कराता है। कौन? उत्तरी पूर्वी पश्चिमी विक्षोभ की दक्षिणी शाखा, यानी पश्चिमी जेट की दक्षिणी शाखा भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में वर्षा कराता है। अब बात आ गई ये जाड़े के मौसम में। जाड़े के मौसम में ही वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन से भी होती है। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा कराती है। ध्यान रखिएगा, जाड़े के मौसम में उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा कराती हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं। ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी का ये 35 डिग्री, ये 35 डिग्री, 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये है 0 डिग्री। होता क्या है आपको पता है कि सूर्य सालों भर विषुवत रेखा पर लंबवत, सूर्य की किरणें सालों भर विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। सूर्य की किरणें सालों भर विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिसके चलते विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा, जिसके चलते विषुवत रेखा का धरातल धधकने लगता है। ध्यान रखिएगा, यहां अर्थात यहां गर्मी अधिक होती है। गर्मी अधिक पड़ने के चलते हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है। ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जिसके चलते विषुवत रेखा का धरातल धधकने लगता है और इस गर्मी के चलते हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, जिसके चलते यहां पर लो प्रेशर जोन उत्पन्न होता है, यानी निम्न वायुदाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब आपको 0 डिग्री पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना, 0 डिग्री पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना। अब देखिए, निम्न वायुदाब के क्षेत्र बनने से दोनों गोलार्धों से हवाएं विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने लगती है। कहां बना है? 0 डिग्री पर लो प्रेशर जोन निर्मित होता है और जिसके चलते इस खाली स्थान को भरने के लिए दोनों गोलार्धों से हवाएं प्रवाहित होने लगती हैं। अब देखिए, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर मान लेते हैं कि कोई जगह खाली है तो कोई खाली स्थान को भरने के लिए आ ही जाता है, वहां खाली स्थान को भरने के, तो यहां खाली स्थान, यहां पर हवाएं ऊपर उठ चुकी हैं, खाली स्थान है, तो उसको भरने के लिए दोनों गोलार्धों से हवाएं प्रवाहित होने लगती है। ध्यान रखिएगा। अब इन हवाओं को हम व्यापारिक पवन कहते हैं। व्यापारिक पवन किसे कहते हैं? विषुवत रेखा पर
लो प्रेशर जोन उत्पन्न होने के कारण दोनों गोलार्धों से हवाएं विषुवत रेखा की ओर चलने लगती हैं और इन हवाओं को दोनों गोलार्धों में व्यापारिक पवन के नाम से जाना जाता है। एक बात और, ये कहां चल रहा है? 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 0 डिग्री की तरफ और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 0 डिग्री की तरफ ये प्रवाहित होता है। लेकिन ये हवाएं सीधे प्रवाहित ना होकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, पश्चिम की ओर मुड़ती हुई प्रवाहित होती है। ये हवाएं, ये व्यापारिक पवनें सीधे प्रवाहित ना होकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। अब देखिए, फेरल के नियम के अनुसार, फेरल के नियम के अनुसार फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध की हवाएं अपनी दाहिनी ओर, ध्यान रखिएगा, नोट करते जाइएगा, फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध की हवाएं अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ने का प्रयास करती है। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध की हवाएं अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ने का प्रयास करती है। अब देखिए, तो ये जो हवाएं हैं उत्तरी गोलार्ध की दाहिनी ओर मुड़ रही है, मतलब दाहिनी ओर ये तरफ हुआ तो इस तरफ मुड़ रही है, और जो दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं हैं उसका बाईं ओर ये नीचे की तरफ हुआ तो ये नीचे की ओर मुड़ने का प्रयास कर रही हैं, जिसके चलते ये हवाएं सीधे प्रवाहित न होकर उत्तरी गोलार्ध की हवाएं, ये वाला मान लेते हैं, ये आप देखिएगा तो ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो ये वाला जो हिस्सा होगा वो नॉर्थ ईस्ट होगा, ये वाला जो हिस्सा होगा साउथ वेस्ट होगा। अब देखिए, ये वाला हिस्सा होगा साउथ ईस्ट और ये वाला नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए, उत्तरी गोलार्ध की हवाएं कैसे प्रवाहित हो रही है? ऐसे, तो क्या है? नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तरी पूर्वी से लेकर, उत्तरी पूर्वी से दक्षिणी पश्चिमी, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। अब जिस दिशा से प्रवाहित होती हैं उसी के नाम पर हवाओं का नाम रख दिया जाता है। तो ये उत्तर पूर्व से प्रवाहित हो रही है, इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में इसे उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन कहा जाता है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर चलने वाली व्यापारिक पवनों को उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे चल रही है, इधर से ये, यानी साउथ ईस्ट, यानी दक्षिणी पूर्वी से दक्षिणी पूर्वी से उत्तरी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी से उत्तरी पश्चिमी की ओर प्रवाहित हो रही है। तो इसको हम दक्षिणी पश्चिमी यानी दक्षिणी गोलार्ध में इसे दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन कहां? दक्षिणी गोलार्ध में इसे दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन और उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन कहा जाता है। पहले ही बोल दिया, फेरल के नियम के अनुसार दोनों गोलार्धों की हवाएं घूम जाती है, यानी उत्तरी गोलार्ध की हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये चीज तो हो गया, आप इस चीज को समझ लिए। यहां पर हम बताए हैं कि ये स्थिति क्या होती है कि 35 डिग्री, ये 35 डिग्री हुआ, ये 35 डिग्री हुआ, ये 0 डिग्री, यानी हवाएं यहां आ रही है और आकर के ऊपर उठ रही हैं। जब आकर के ऊपर उठ रही होती हैं तो यहां पर क्या स्थिति है? लो प्रेशर जोन निर्मित होता है। लो प्रेशर जोन 0 डिग्री पर निर्मित होता है, और ये लो प्रेशर जोन जो निर्मित होता है, यहां पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं? ITCZ,
ITCZ। अब ITCZ क्षेत्र क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ये क्या है? अंतः, हिंदी में कहते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अब ये क्या है? देखिए, आपको मैंने बताया कि सालों भर सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है। सालों भर सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है, जिसके चलते स्थिति क्या होता है कि यहां 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से हवाएं विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं। ऐसी स्थिति में यहां सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही है, यहां पर वायु गर्म होकर ऊपर उठ रहा है, और ऊपर उठने का ये जो क्षेत्र यहां लो प्रेशर का क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसको कहते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इसको क्या कहते हैं? अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अब आप समझ गए होंगे कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है। अब देखिए, सूर्य, ये अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहां उत्पन्न हो रहा है? 0 डिग्री पर, यानी विषुवत रेखा पर। लेकिन आपको पता है कि सूर्य कर्क और मकर के बीच हमेशा विचरण करता है। कर्क और मकर के बीच विचरण करता है सूर्य, कर्क और मकर के बीच विचरण करता है। तो सूर्य जिस प्रकार कर्क और मकर की ओर विचरण करता है, वैसे ही ITCZ क्षेत्र भी हमेशा इधर उधर खिसकते रहता है। ITCZ क्षेत्र खिसकता है किस कारण? सूर्य की अवस्थिति के कारण। सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो ITCZ क्षेत्र भी दक्षिण की ओर खिसक जाता है। यदि सूर्य उत्तरायण होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में जाता है, तो ITCZ क्षेत्र भी उत्तरायण, उत्तर की ओर खिसक जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, भारत में स्थिति क्या है। यहां हम बता दिए कि सूर्य की अवस्थिति के आधार पर ITCZ क्षेत्र खिसकता है, यानी यदि सूर्य दक्षिणायन हो रहा है तो ITCZ क्षेत्र क्या होगा? दक्षिण की ओर खिसक जाएगा। अगर सूर्य उत्तरायण हो रहा है तो ITCZ क्षेत्र उत्तर की ओर खिसक जाएगा, यानी जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां पर गर्म होकर हवाएं उठेंगी, ऊपर उठेंगी, यानी ITCZ क्षेत्र क्या होगा? जहां सूर्य रहेगा उसके आसपास जाएगा। यह बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एक बात और जरा सोचिए। अब भारत के संदर्भ में देखिए, भारत के संदर्भ में क्या स्थिति है। भारत कहां है? कर्क रेखा बीचों बीच गुजर रही है। नीचे में आपको जब जाड़े का मौसम होता है, भारत में जब जाड़े का मौसम होता है, भारत में जब जाड़े का मौसम होता है तो जाड़े के ऋतु में सूर्य कहां है? मकर रेखा की ओर, यानी दक्षिणायन है। जाड़े के मौसम में सूर्य दक्षिणायन होता है, दक्षिणायन होता है। जाड़े के मौसम में सूर्य क्या होता है? दक्षिणायन होता है। अब जाड़े के मौसम में जब सूर्य दक्षिण की ओर है, जब इस तरफ है मकर रेखा की ओर, तो यहां पर अब ITCZ क्षेत्र क्या होगा? दक्षिणायन हो जाएगा। ITCZ क्षेत्र क्या होगा? दक्षिणायन हो जाएगा। तो जब ITCZ क्षेत्र दक्षिण की ओर खिसक जाएगा तो भारत जो कर्क रेखा पर है, यह पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी व्यापारिक कोणों के चपेट में आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। जाड़े के मौसम में सूर्य दक्षिणायन जब होता है तो ITCZ क्षेत्र भी दक्षिण की ओर खिसक जाता है, जिसके चलते भारत, जिससे कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, यह पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी व्यापारिक कोणों के चपेट में आ जाता है। अब भारत जब उत्तरी पूर्वी व्यापारिक कोणों के चपेट में आ गया, अब उत्तरी पूर्वी व्यापारिक कोणों के चपेट में आने से स्थिति क्या उत्पन्न होती है कि ये व्यापारिक कोणें कहां भारत प्रवाहित हो रही हैं? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ये व्यापारिक कोणें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तो एक बात जरा सोचिए। अब देखिए, अब पूरी तरह से भारत उत्तरी पूर्वी व्यापारिक कोणों के चपेट में आ गया। क्यों? क्योंकि सूर्य दक्षिणायन हुआ तो ITCZ क्षेत्र भी दक्षिण की ओर खिसक गया, जिससे भारत पूरी तरह से दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक कोणों के चपेट में आ गया। अब ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक कोणें स्थल खंड से, लिखिएगा,
चूंकि दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पौने, दक्षिणी पूर्वी नहीं, उत्तरी पूर्वी, चूंकि उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पौने स्थल खंड से होकर प्रवाहित होती है, यही कारण है कि इन पौनों में नमी नहीं होती, इन हवाओं में नमी नहीं होती, और नमी नहीं होने के कारण ये हवाएं वर्षा नहीं कराती है। लिखिएगा, चूंकि उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पौने स्थल खंड से होकर आती है, इन हवाओं में नमी नहीं होती, यही कारण है कि ये हवाएं भारत में वर्षा नहीं कराती हैं। लेकिन यानी उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पौनों से भारत में वर्षा नहीं होती है, लेकिन उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पौनों का वह भाग, आगे लिखिएगा, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पौनों का वह भाग जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होता है, जो ये पूर्वोत्तर भारत है यहां से होकर आ रहा है और ये बंगाल की खाड़ी से होकर प्रवाहित हो रहा है, तो जो लिखिएगा, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पौनों का वह भाग जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होकर प्रवाहित होता है, यह बंगाल की खाड़ी से नमी को ग्रहण कर लेता है। ध्यान रखिएगा, लेकिन उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पौनों का वह भाग जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होता है, यह बंगाल की खाड़ी से नमी को ग्रहण कर लेता है और नमी को ग्रहण करके आगे बढ़ता है और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से ये पौने टकराती हैं और टकरा कर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा कराती है। ध्यान रखिएगा, हम क्या बोले, सूर्य के दक्षिणायन, भारत में जब जाड़े का मौसम होता है तो सूर्य दक्षिणायन स्थिति में होता है, जिससे ITCZ क्षेत्र भी दक्षिण की ओर खिसक जाता है। ऐसे में पूरा भारत उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पौनों के चपेट में आ जाता है। चूंकि उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पौने भारत के स्थल खंड से होकर प्रवाहित होती हैं, इस कारण इन पौनों में नमी नहीं होती। यही कारण है कि भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पौने वर्षा नहीं कराती हैं। लेकिन उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पौनों का वह भाग जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होता है, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पौनों का वह भाग जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होता है, यह बंगाल की खाड़ी से नमी को ग्रहण कर लेता है और ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से टकराने के बाद, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर टकराने के बाद इस तट पर यह वर्षा कराता है। लगभग आप इस चीज को समझ गए होंगे, इसको आप नोट तैयार कर लीजिएगा। आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। उत्तरी पूर्वी आपके जाड़े शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि समाप्त हो गई है। अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में बात करेंगे। ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे। प्रत्येक चीजों का आप नोट्स बनाते जाइए और आप लोगों से हम एक बार फिर कहेंगे कि आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचे और आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। जो मैं क्लास ले रहा हूं उसका पूरा लाभ मिल सके और आपको प्रत्येक एग्जाम के लिए जो उपयोगी हो। धन्यवाद।